ग्राफ that growth rate is not always same. बुढ़ापे के साथ ग्रोथ रेट क्या हो रहा था? कम. तो हमें कंपेयर करने के एक से ज्यादा पैरामीटर के बारे में समझना है. चालू कर दी ना. तो वो जो एक से ज्यादा पैरामीटर की बात होती है वो क्या हो सकती है? हम लोग तो टॉपिक यहां पे डाल देंगे डेवलपमेंट. बाकी ठीक है, देखेंगे और क्या क्या हो सकता है. तो हम लोग एफिशिएंसी इंडेक्स की बात कर रहे थे लास्ट क्लास में, और मैंने कहा था एफिशिएंसी इंडेक्स किसका ज्यादा होगा? जो यंगर है. जो ओल्डर है उनकी एफिशिएंसी इंडेक्स क्या हो जाएगी? कम. तो इसलिए कहा जाता है कि क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन, जब क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करेंगे यानी मेजरमेंट का कंपैरिजन करेंगे, तो मेरे पास दो लीव्स दी हुई हैं, इनका कंपैरिजन करो तो एब्सोल्यूट ग्रोथ का फॉर्मूला होता है, यहां एरिया लेना है, लीफ है ना, तो लीफ के लिए क्या लेते हैं? एरिया. डेल्टा ए बाय डेल्टा टी. क्या लिखूंगा यहां पर? 10 हो गई पत्ती, पहले कितनी थी? 5. समय क्या ले लिया? यूनिट टाइम 1. क्लियर? यूनिट टाइम ले लिया गया है 1. ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है, ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है. ए डैश यानी कुछ समय बाद ये ए पर, ये ए डैश पर, ये बी डैश पर साइज लिखते हैं 55 सेंटीमीटर स्क्वायर का, और बी पर लिखते हैं यानी इनिशियल वैल्यू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर की. तो अगर ऐसा है तो दूसरी लीफ के लिए भी वैल्यू निकालो ना. यहां क्या आई बेटा? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसके लिए भी 55 माइनस 50 अपॉन 1 होगा ना. इसकी भी क्या आएगी? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. यानी एब्सोल्यूट ग्रोथ दोनों की क्या आती है? सेम. दोनों लीफ की एब्सोल्यूट ग्रोथ कैसी है? सेम. यह एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट का फॉर्मूला है बेटा, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, जबकि डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा टी, ये जो वैल्यू होती है ये क्या हो जाएगी? रिलेटिव ग्रोथ रेट. वो रिलेटिव ग्रोथ रेट है. देख लो, दोनों के फॉर्मूले अलग हैं, वैल्यू तो सेम आ भी नहीं सकती. अभी तक पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? कंपाउंड इंटरेस्ट. चौथी लाइन या तीसरी लाइन शायद से एब्सोल्यूट के बाजू में लिखी होगी कि अगर हम लोग कभी कंपैरिजन करें तो वहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट अप्लाई हो रहा था. याद है? लिखा था क्या? नहीं लिखा? लास्ट लाइन एफिशिएंसी इंडेक्स नहीं, इसके बाजू की लाइन है ये ओ तेरी. चलो मैं बताता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट शायद कहीं मिस कर गए. दोनों इक्वेशन को देखो जो पिछली क्लास में पढ़ी है. एन टी इक्वल टू एन नॉट प्लस आर टी, फिर एक लिखा है एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर आर टी. दोनों में ही अगर एन नॉट की वैल्यू ज्यादा हुई, मान लो 2 पत्ती हैं, इसी को ले ले, इधर ही ले ले, ए और बी. ओके, तो मैं ये कहता हूं कि ए पत्ती छोटी रहेगी,
बी पत्ती बड़ी थी बड़ी रहेगी। ये क्या, लॉ ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों में 5-5 स्क्वायर सेंटीमीटर जुड़े ना, तो बी बड़ी थी बड़ी रही, 50 में 5 जोड़ना 55 हो गई। लेकिन 5 वाली में 5 जोड़ना, साइज तो 10 हो गया ना, बड़े दोनों एक बराबर। हाउ मेनी टाइम्स बढ़े, ये बात अलग होती है, राइट। तो लॉ ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट के बियॉन्ड भी सोचना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने क्या सोचा, रिलेटिव ग्रोथ रेट। मैंने एग्जांपल नहीं लिया था, मेरे खाते में 100 रुपए, तुम्हारे में 1000, नहीं। तो बस ये वही वाली बात है कि जिसके पास ज्यादा पैसे थे उसको ब्याज ज्यादा मिलेगा, जिसके पास कम थे उसको कम। ठीक है, इसका साइज पहले ही कैसा था, ज्यादा। तो सेम रेट पर ग्रो करते हुए ये पत्ती कैसी रही, बिग। बिग रिमेन्स बिगर, राइट। या ये कहिए लॉ ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है द रिच विल बिकम रिचर। ठीक है, अमीर और ज्यादा अमीर हो जाएगा, उसको और ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। तो ये जो बात चलती है यहां पे, एक दूसरी सुनिए, डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा टी लिखा, बोले ये निकालो, रिलेटिव ग्रोथ रेट निकाल के देखो, ये एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट थी, रिलेटिव ग्रोथ रेट निकालो। तो रिलेटिव ग्रोथ रेट 5/5 इंटू 100 लिखता हूं, तो यहां कितना परसेंट आता है बेटा, 100%। आई बात समझ में, कितना ग्रो हुआ यहां पे, 100%, दो गुना हो गया ना। 5 था साइज, कितना हो गया, 10। इधर देखो, ले ऐसे लिख ले, 10-5, अभी ठीक है। इधर इधर मैं कहता हूं 55-50 लिखा, लिखा, अपॉन 50 लिखा, इंटू 1 कर दिया, ठीक है, इंटू 100 कर दिया, कर दिया। मेरे पास क्या बचा यहाँ पे, 5/50, यानी क्या लिख सकता हूं, 0.1 या फिर सिर्फ 10%। 0.1 लिखूं या क्या लिखूं, 10%। तो कोई पूछे एफिशिएंसी इंडेक्स किसका ज्यादा है, तो आंसर है लीफ ए का। रिलेटिव ग्रोथ रेट किसकी ज्यादा है, तो आंसर है लीफ ए की। वैसे सब चलता है और कुछ नहीं। तुम तो ये लिखो, इसको छोड़ दो, इसकी जरूरत कहां रही। तुम तो ऐसे बनाओ, तो नीचे लिख देना कि रिलेटिव ग्रोथ रेट इसके लिए कैसा आएगा, हाइयर। ठीक है, और इसके लिए कैसा है, कंपेरेटिवली लो। डन है।
डन है। ऐसे जाने तो देंगे नहीं। देखें, टिपिकल ग्रोथ कर्व इन प्लांट्स, सिग्मोइड। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग लॉग फेज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट मतलब मुझे क्या चाहिए, फॉल्स चाहिए। फेज ऑफ सेल इलोंगेशन ऑफ प्लांट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज वैक्यूलाइजेशन, सही है, वैक्यूल का साइज बढ़ेगा। नेक्स्ट, प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन ये इनकम्प्लीट रह गई है, जाने दे, इग्नोर मार, वैसे भी ये आंसर नहीं है। प्लांट ग्रोथ इज जनरली डिटर्मिनेट, गलत, क्या होना चाहिए था, इनडिटर्मिनेट होना चाहिए था, यानी आंसर क्या होना चाहिए, सी। नेक्स्ट, कंडीशंस फॉर ग्रोथ लिखना नहीं, कोई जरूरत नहीं है। वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, लाइट चाहिए, ग्रेविटी चाहिए, टेम्परेचर और न्यूट्रिएंट चाहिए। मीनिंग समझ लो। देख भाई, प्लांट का सेल है, उसमें मैक्सिमम अमाउंट होता ही क्या है, पानी। तो पानी होगा तो सेल अपना साइज रियलाइज करेगा, रियलाइज करेगा तो ग्रो करेगा, ग्रो करेगा तो डिवाइड करेगा। आई बात समझ में। पानी होगा तो मीडियम फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, मेटाबॉलिज्म होगा तो ग्रोथ होगी ना, राइट। ये है वाटर का इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट, ऑक्सीजन। अब ग्रोथ होता है एनाबॉलिज्म ज्यादा, कैटाबॉलिज्म कम। एनाबॉलिज्म होता है सिंथेसिस, सिंथेसिस में इन्वॉल्व एनर्जी, एनर्जी के लिए चाहिए क्या, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन होता है किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ऑक्सीजन जरूरी हो गई। नेक्स्ट, तीसरे पे आते हैं न्यूट्रिएंट्स। प्लांट जो खुद नहीं बना पाता उसे कहां से चाहिए, धरती से। जैसे नाइट्रोजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, या कोई और टाइप का कंपाउंड या एलिमेंट जो प्लांट नहीं बना पा रहा है, अगर वो नहीं आएंगे तो हो सकता है कि इंपॉर्टेंट मेटाबोलाइट बनना रुक जाए। जैसे क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, नाइट्रोजन होता है, अगर सॉइल से ये नहीं आया तो क्लोरोफिल नहीं बना। क्लोरोफिल के सिंथेसिस में कैटलिस्ट के साथ एक्टिवेटर होता है आयरन, तो सॉइल से आयरन नहीं आया तो इसका मतलब है क्लोरोफिल नहीं बना। आई बात समझ में। तो ये तो है लिमिटेशन वाला फंडा, तो न्यूट्रिएंट्स होने जरूरी थे। नेक्स्ट, टेम्परेचर। अब प्लांट में जो भी चीजें हो रही है मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म में तो इसका मतलब है एंजाइम, एंजाइम में तो किससे इफेक्ट होगा, टेम्परेचर से। वैसे टेम्परेचर एक लोकल फैक्टर होता है, फोटोसिंथेसिस के समय भी हमने यही कहा था। तो टेम्परेचर के लिए एडजस्टमेंट ऑर्गेनिज्म अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंगली कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कहता हूं ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा तो ग्रोथ कैसी होगी, बढ़िया। ठीक है, ऑप्टिमम मतलब ना कम ना ज्यादा, जिस पर ग्रोथ रेट क्या हो जाए, मैक्सिमम, उसे क्या बोलोगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर। नेक्स्ट, लाइट एंड ग्रेविटी। तो लाइट एंड ग्रेविटी, अब हमें यह मालूम है कि प्लूम्यूल लाइट की तरफ, रेडिकल ग्रेविटी की तरफ जाते हैं। ये तो तभी जा सकते हैं ना जब वो वहां पे जाना चाहते होंगे, यानी दीज आर प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रॉपिकल ग्रोथ। ट्रॉपिक ग्रोथ मतलब डायरेक्शन के हिसाब से होने वाली ग्रोथ, ग्रेविटी की तरफ, लाइट की तरफ, ऐसा। सो दीज आर द थिंग्स जो हम लोग फैक्टर्स फॉर ग्रोथ या कंडीशन फॉर ग्रोथ में पढ़ते हैं। एक हेडिंग है एनसीईआरटी में जिससे लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। क्लियर। जरा इस हेडिंग का मीनिंग समझिएगा। वर्ड के मीनिंग अपने आप में समझ में आ जाएंगे जब हम इसको एनाटॉमी से भी कनेक्ट करके देख सकते हैं। ठीक है,
चैप्टर की बिगिनिंग लाइन है कि जाइगोट से ही पूरी मल्टी सेल्यूलर प्लांट बॉडी बनती है। ओके, मान लिया जाइगोट से बना क्या, एम्ब्रियो। इसी को ही बोलना है, इसी के लिए वर्ड लिखना है, अलग से नहीं। प्रो मेरी स्टेम, भाई ये डिवाइड करता रहेगा, कोई अंतर नहीं आने वाला, और बन जाएगा प्राइमरी मेरिस्टेम। राइट। और जब एनाटॉमी पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि प्राइमरी मेरिस्टेम के एग्जांपल कौन होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, शूट पर और रूट पर। अरे इस चैप्टर में अभी तो बताए थे, आप देखो ना 15.2 डायग्राम, याद आ रहा है ये? अरे आया ही नहीं, आओ आओ, ये क्लियर। तो प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जांपल कौन, एपिकल मेरिस्टेम है, शूट और रूट पर, और ये लाइफ लॉन्ग ग्रो करते हैं। अच्छा, अगर ये लाइफ लॉन्ग डिवाइड करते हैं तो मैं कह रहा हूं कि यहां प्राइमरी मेरिस्टेम से जो भी बनता है वो लाइफ लॉन्ग बनेगा। प्राइमरी मेरिस्टेम से भी जो बनेगा वो कैसा बनेगा, लाइफ लॉन्ग। लेकिन प्राइमरी मेरिस्टेम से जो बनते हैं उस प्रोसेस का नाम, जिससे वो बनेंगे, नाम डिफरेंशिएशन। यहां बनेंगे प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। बस आ गई एनसीईआरटी की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इस चैप्टर, इस टॉपिक की, इस पैराग्राफ की। क्या वो कहते हैं, क्योंकि प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ हमेशा होती है तो इसका मतलब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू भी हमेशा होंगे, तो इसका मतलब ये हुआ डिफरेंशिएशन भी हमेशा होगा। ग्रोथ हमेशा होगी तो डिफरेंशिएशन भी हमेशा होता ही रहेगा। बहुत सही भाई, निकल आया पहला पॉइंट, ये डिफरेंशिएशन है। मैं वही पॉइंट लिखना चाहता हूं जो अब भी जस्ट मैंने आपको बताया। तो जब डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन की बात चले तो उसके अंदर जो हम मेंशन करते हैं, जो बातें करते हैं, उसके बारे में जाने की क्या क्या मिल सकता है। तो कहते हैं डिफरेंशिएशन में हमने कहा, अब भी जस्ट मैंने आपसे कहा कि दैट प्राइमरी मेरिस्टेम के एग्जाम्पल कौन है, एपिकल मेरिस्टेम ऑन शूट एंड रूट, कंटिन्यूअस सेल डिवीजन, यहां पे हमेशा ही सेल डिवीजन होता रहेगा। कंटिन्यूअस सेल डिवीजन होगा तो इसका मतलब मैं क्या कहूंगा, ग्रोथ इज ओपन। ग्रोथ कैसी हो जाएगी, ओपन, या इसी को क्या बोलूंगा, इन डिटर, अरे 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 हाँ, इनडिटरमिनेट। राइट, ग्रोथ ओपन या इनडिटरमिनेट होगी। तो हेंस डिफरेंशिएशन भी कैसा होगा, हेंस डिफरेंशिएशन इज ऑल्सो ओपन। डिफरेंशिएशन भी क्या होगा, ओपन होगा, क्योंकि ग्रोथ ऐसी है, प्राइमरी ग्रोथ हमेशा रहेगी, इसलिए डिफरेंशिएशन भी हमेशा रहेगा। बोले डिफरेंशिएशन से क्या बनता है, डिफरेंशिएशन से क्या बनता है, तो हम लोग कह रहे हैं डिफरेंशिएशन से बनते हैं प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनते हैं, प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज बनते हैं। जैसे आपको लिखना हो तो लिखना प्राइमरी जाइलम एंड फ्लोएम, आप लिखें प्राइमरी मेड्युलरी रेज, स्टेम में होती है डाइकॉट के। आप लिख सकते हैं प्राइमरी कॉर्टेक्स, स्टेम में, रूट में होता है डाइकॉट के। आप लिख सकते हैं एपिडर्मिस, आप लिख सकते हो प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन भी डिफरेंशिएशन में आती है, कि प्रोटोप्लाज्म रहेगा नहीं रहेगा ऐसा। लो
जस्ट एग्जाम्पल, ये डिफरेंशिएशन से क्या बना, ठीक है, डिफरेंशिएशन इज ऑल्सो ओपन, डिफरेंशिएशन से क्या बना, प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज बने, नीचे लिखना था। फाइन, तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज डिफरेंशिएशन से बन गए। अब इन्हें कुछ समय बाद रियलाइज हुआ यार हम भी तो डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कि चलो स्पेशल फंक्शन छोड़ो, ठीक है, आप समझिए डिफरेंशिएशन का मतलब होता है गेटिंग स्पेशलाइज्ड, ठीक है, डिफरेंशिएशन का मतलब होगा गेटिंग स्पेशलाइज्ड फॉर द फंक्शन। और जब उनके मन में आया तो हो सकता है कि वो डिवाइड करना वापस करना, मतलब वापस से डिवाइड करना चाहे ना, हमसे नहीं हो रहा ये, हम सिंथेसिस स्टोरेज नहीं करेंगे, हम वही करेंगे जो बाकी सेल शुरू से करते हैं, यानी क्या, डिवीजन। डिवीजन डिफॉल्ट हुआ, डिवीजन डिफॉल्ट रोल है किसी भी सेल का कि हम तो डिवीजन करें। ओके, तो ऐसे में अगर कोई कहता है कि प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है, किसी ने कहा कि प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है, तो उससे क्या बन सकता है वापस, सेकेंडरी मेरिस्टेम। लेकिन सेकेंडरी मेरिस्टेम के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें स्पेशलाइजेशन छोड़ना पड़ेगा, इसे क्या कहते हैं, डी डिफरेंशिएशन कहते हैं। और इससे जो बना उसे कहते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम, वो सेकेंडरी मेरिस्टेम है। कहां हो, एपिडर्मिस साइड में लिख रहे हो क्या, इधर तरफ, डन। तो देख हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, ऐसा थोड़ा ना कि बदल देंगे।
तो हमने क्या कहा, अब जो बना उसका नाम क्या होगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम। जो सेकेंडरी मेरिस्टेम बनते हैं उसके एग्जाम्पल क्या है, मतलब लूजिंग द स्पेशल फंक्शन, स्पेशल फंक्शन को छोड़ देना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डी डिफरेंशिएशन। और क्योंकि एस फॉर्म्ड बाय या फॉर्म फ्रॉम सेकेंडरी मेरिस्टेम, क्योंकि वो सेकेंडरी मेरिस्टेम से बने, सॉरी एस फॉर्म्ड फ्रॉम परमानेंट टिश्यूज, क्योंकि वो परमानेंट टिश्यूज से बने जिनका काम सिंथेसिस, स्टोरेज, कंडक्शन ऐसा कुछ था। एस फॉर्म्ड फ्रॉम परमानेंट टिश्यूज, हम ये मान के चलते हैं या हमें ऐसा लगता है कि नाम सेकेंडरी इसीलिए दिया है। बिल्कुल सही है। सेकेंडरी नाम क्यों आया, क्वेश्चन कोई पूछे तो उसका आंसर लिख देना कि फॉर्म फ्रॉम परमानेंट टिश्यूज, तो कह देना इसलिए परमानेंट टिश्यू कहा है क्योंकि सो द नेम इज गिवन, इसलिए नाम क्या दिया गया, हेंस द नेम एज सेकेंडरी मेरिस्टेम, इसलिए नाम क्या दिया है, सेकेंडरी मेरिस्टेम दिया। एग्जाम्पल क्या होगा सेकेंडरी मेरिस्टेम का, अब वो सेकेंडरी मेरिस्टेम का जो एग्जाम्पल है उसको मेंशन करें, क्या होना चाहिए एग्जाम्पल। लेटरल मेरिस्टेम के एग्जाम्पल सेकेंडरी मेरिस्टेम है। लेटरल मेरिस्टेम मतलब जैसे कौन, वास्कुलर केम्बियम, पीछे डायग्राम में था, इज एन एग्जाम्पल ऑफ लेटरल मेरिस्टेम, ये लेटरल मेरिस्टेम का एग्जाम्पल हुआ। राइट, ऐसे सिचुएशन को मेंशन किया जा सकता है। अब लेकिन सेकेंडरी मेरिस्टेम से सेकेंडरी ग्रोथ होती है ना भाई, कुछ पढ़ा है ना इसके बारे में। सेकेंडरी मेरिस्टेम से सेकेंडरी ग्रोथ होती है ये, और क्या वो हमेशा होती है, नहीं। तो क्या डी डिफरेंशिएशन हमेशा होगा, नहीं। और सेकेंडरी मेरिस्टेम में क्या होता है, रीडिफरेंशिएशन, यानी अगेन रीगेनिंग द एबिलिटी या अगेन गेटिंग द एबिलिटी ऑफ स्पेशल फंक्शन, स्पेशल फंक्शन की एबिलिटी को वापस चेस कर लेना। तो इसका मतलब रीडिफरेंशिएशन हमेशा नहीं होता, डी डिफरेंशिएशन हमेशा नहीं होता, रीडिफरेंशिएशन हमेशा नहीं होता। और इससे जो बना उसका नाम है सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। हमें तो रीडिफरेंशिएशन से बनने वाले टिश्यूज का नाम ज्यादा याद रखना है रेदर देन सेकेंडरी मेरिस्टेम। रीडिफरेंशिएशन फॉर्म्स, उससे क्या बना है वो सुनिए। सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनेगा जिसको हम लोग लिखते हैं फेलोडर्म। देख, इसने सिर्फ वस्कुलर केम्बियम का नाम दिया, हम लोग चाहें तो एक और एक नाम लिख सकते थे यहीं पर, वस्कुलर केम्बियम की जगह, मतलब वस्कुलर केम्बियम के साथ उसका नाम होता है कॉर्क केम्बियम।
तो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम हुआ, सेकेंडरी कॉर्टेक्स हुआ। सेकेंडरी कॉर्टेक्स के अलावा एग्जांपल और कौन हो सकता है? कॉर्क भी होता है, अलग नाम है, इसे लिखेंगे फेलम। ये सब सेकेंडरी रीडिफरेंशिएशन से बनेंगे। आप सेकेंडरी मेड्यूलरी रेज लिख सकते हैं, सच एग्जांपल्स। डन। तुम्हें एनाटॉमी मैंने पढ़ाया था। डन है। ये हुए 3 पॉइंट। सीधे तुमसे पूछेंगे, सबसे बढ़िया लाइन यही है, कौन सी? डिफरेंशिएशन इज ऑल्सो ओपन। रीडिफरेंशिएशन और डी डिफरेंशिएशन हमेशा ओपन नहीं है, ठीक है। अब आगे आता है टर्म, नाम है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या चीज होती है? मैंने कहा ना, लाइफ के सारे इवेंट किस में इंक्लूड होंगे? डेवलपमेंट में। हमने पढ़ा भी था, सीड जर्मिनेशन पहला इवेंट है, याद है? हमने क्या लिखा था? सीड जर्मिनेशन इज फर्स्ट इवेंट इन प्लांट लाइफ। हम जो प्लांट पढ़ रहे थे उसकी लाइफ में सबसे पहले सीड जर्मिनेशन ही पहला इवेंट था। अब अगर इसके बारे में पढ़ें तो वो भी जान लेते हैं कि क्या क्या कैरेक्टर हो सकते हैं, उनके बारे में समझते हैं। पहला, डेवलपमेंट मतलब वो सारी चीजें जो एज के साथ होती हुई दिखती हैं। एज के साथ तो प्लांट में वेजिटेटिव से फ्लोरल स्टेजेस यानी रिप्रोडक्टिव स्टेज भी आती है, यानी ट्रांजिशन अमंग द स्टेजेस। देखो, शुरू की क्लास में हमने डेवलपमेंट के कई सारे एग्जांपल लिखे। ओव्यूल का सीड में, ओवरी का फ्रूट में बदलना, जाइगोट का एम्ब्रियो बनाना, सीड का जर्मिनेट होना, और सेनेसेंस मतलब बुढ़ाना भी डेवलपमेंट का ही एक पार्ट होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि दैट सारी चीजें इंक्लूडेड है किसमें? डेवलपमेंट में। फिर डेवलपमेंट के समय दो घटनाएं हुई थी, याद आ रही हो? ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, याद आई? और फिर कहा था कि डेवलपमेंट के लिए एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरीके के फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यही तो है, कुछ अलग थोड़ा ना हुआ। फर्स्ट इवेंट इन प्लांट लाइफ इंक्लूड्स, डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं, जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना, ओव्यूल का सीड बनना, ओवरी से फ्रूट का बनना, राइट? ऐसे सब एग्जाम्पल। फिर सीड का जर्मिनेट हो जाना, फिर बुढ़ापा आना, ऐसा सब कुछ। और बुढ़ापे से भी पहले मैं कहता हूं ट्रांजिशन अमंग फेजेस ऑफ लाइफ। कौन से फेजेस ऑफ लाइफ? पहले वेजिटेटिव, फिर रिप्रोडक्टिव, फिर सेनेसेंस।
डेवलपमेंट इंक्लूड्स ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, वेट। ग्रोथ मतलब सेल डिवीजन के जैसी चीजें, एज वेल एज डिफरेंशिएशन। एंड वी सी इन मेनी ऑफ द प्लेसेस कि ये तीनों वर्ड जो है ना वो बहुत क्लोज हो गए। कौन से तीन वर्ड? डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। ये तीनों वर्ड बहुत क्लोज होते हैं। डेवलपमेंट, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन आर क्लोज रिलेटेड टर्म्स। जैसे उसके लिए ना इन्होंने उठा के एक डायग्राम ही बना दिया। जैसे हमने पैरेलल लाइन डायग्राम के टाइम पे पढ़ा था, याद है? पैरेलल लाइन टेक्निक में क्या लिखा था? डिवाइडिंग, इलोंगेटिंग और तीसरा मैच्योरिंग। तीन फेजेस ऑफ ग्रोथ लिखे थे। बोलते यही तीनों डेवलपमेंट के भी तो फेज हुए। सेल डिवाइड करके नया बना, एज बढ़ रही है तो साइज में बढ़ गया, फिर उसके बाद क्या हो गया? मैच्योर। वही चीज यहां पर भी लिख देता है। तो कहते हैं कि दैट ये तीनों चीजें ऐसा लगता है कि जैसे लगभग सेम सेम चल रही हैं। डन। ये तो है वो डायग्राम। क्या लिखता है? इसको वो लोग लिखते हैं सीक्वेंस। मतलब क्या हो गया? एक के बाद एक आने वाले। कंस्टिट्यूट द डेवलपमेंट ऑफ अ सेल। अरे भाई, पहले इसी को क्या बोला था? फेजेस ऑफ ग्रोथ। अब क्या बोल रहा है? फेजेस ऑफ डेवलपमेंट। क्या है यहां पर? मेरिस्टेमेटिक सेल मतलब डिवाइडिंग सेल। फिर क्या लिखा है? एक्सपेंडिंग यानी इलोंगेटिंग सेल। फिर उसके बाद क्या लिखा है? मैच्योर सेल। ले, वही तो है, सेम का सेम। ओके, छोड़ दो, नहीं चाहिए वो लाइन लिखी है ना, याद रखना। नीचे लिख देना एनसीईआरटी से। आप लिख दीजिएगा नीचे एनसीईआरटी पुरानी 11th 245 नंबर पेज है। क्या नंबर पेज है ये? नहीं, 45 कैसे हो सकता है? 243, 42, 45 ही है। ठीक याद था मतलब। एनसीईआरटी पुरानी 11 पेज 245, डायग्राम नंबर 15.8। ठीक है, ये लाइन इनफ है। अब क्या मुझे पेज नंबर भूलने चालू करने हैं? हाँ, अब नई आ गई ना यार। है, पढ़ लो।
हाँ, ये बताओ, लेक्चर तो सारे ही मिल जाते हैं बच्चों को यार। हाँ, दूसरे बैच के भी। तो फिर 11th वाले तुमसे उस्ताद हैं इसका मतलब। मॉड वाले मतलब बैच नहीं, मतलब ऐसा कि वो जिस टीचर के चाहे उसके लेक्चर देख लेते हैं। वो मैंने देखा अल्फा स्टडी करके कुछ तो भी नाम है उसका। अच्छा, मुझे पता नहीं। अब एक बच्चा था वो 11th का, खूब मोबाइल देख के, खूब मोबाइल देख के, मैंने कहा पता नहीं क्यों मोबाइल देख रहा, मालूम नहीं, मेरे बैच का नहीं, ठीक है, खूब मोबाइल देखता है, मेरे को रुपेश सर ने बताया। बोला सर वो बच्चा शाम वाला था, सुबह आके बैठा था एक कुछ दिन तक। मैंने कहा हाँ बैठा था ना। मैंने कहा बेचारा सहम गया था वो तो। अब ऊपर वाले ने शक्ल ऐसी दी तो अपन क्या करें। जिनको शुरू से आदत रहती है उनको नहीं लगता कि डरना चाहिए। जो बेचारे बीच में आके बैठते हैं वो क्या हो जाते हैं, जो तो शुरू से भी जो बैठते हैं वो डरते रहते हैं। तो बेचारा जो बीच में आके बैठेगा तो डरेगा ही। उसके बेचारे कुछ क्वेश्चन होंगे, क्वेरीज होंगी, वो बेचारा पूछ नहीं पा रहा था, सहम गया था। तो बाद में हमें पता लगा कि भाई साहब वो वीडियो तो देख ही रहा है। कहाँ से देख रहा है, तो मालूम पड़ा ये नाना प्रकार के ऐप ढूंढ लिए कहीं से जिसके अंदर सारे वीडियो मिल जाते हैं। मैंने कहा यार ये सही है यार। मैंने कहा ये बढ़िया है। टिश्यूज मैंने पढ़ाया हुआ है, दूसरे बैच का है, उसकी मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है ना। उसमें दिख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी डाल दूंगा आज ही। नहीं, अपन ऐसे डाल देंगे ईमानदारी से। तो उसमें क्या ढूंढना ढूंढना पड़ता है। उल्ले देना जरा इधर दे। सर्च बाय बैच नेम, YN। एक मिनट, 20 भी लिखना पड़ेगा क्या। ऊंचे लेवल पे है। उत्तरी। और जितने भी 501 नंबर बैचे वो सब आ गए क्या। AN 121 MA। अर्जुना नहीं आ रहा, अर्जुना नहीं दिख रहा क्यों। ये स्टडी रत्ना न्यू बैच, क्या क्या खोलना है इसमें। ये नीट ड्रॉपर सर, ये रहा नीट। अच्छा ये नीट है। ओके, अच्छा मैं ड्रॉपर में वो ढूंढ रहा था इसलिए नहीं मिल रहा था। अर्जुना नीट 3.0 सिलेक्शन होगा यहीं से, वो तो लग ही रहा है। और सर्च कहाँ से करते हैं भाई, सर्च कहाँ से होगा। इस फील्ड में सर्च नहीं होता, इसमें नहीं होता सर, उधर ही सर्च होता है जो मेन में आपने करा था। होम में। हाँ, इसमें सर्च। TW दूसरी भी है।
अगले साल से एडमिशन मांगूंगा। अरे इच्छा ही नहीं करती इससे पढ़ने की, नहीं तो एक्सपीरियंस नहीं आता जो पीडब्ल्यू इतना। अभी सर्च क्यों नहीं हो रहा? जो कंटेंट मिल जाता वही पढ़ लो, उसके अलावा उतना ही हो जाए बड़ी बात है। इसमें भी हेड हटाने के लिए पैसे देना। YN321 EA इंदौर सेंटर भंवरकुआ। देख लो पीडब्ल्यू वालों, देखो है मतलब कोई कहीं पर भी बैठ के ये बैच पूरे इंडिया में देख ले। और ये मैंने खोला यकीन नीट भंवरकुआ 421 MA, ये 321 EA खोला, ये गए बॉटनी, यही तो बताना है। फिर हम यहां कर क्या रहे हैं? अभी इसका नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है भाई, है नहीं तो इधर बॉटनी वॉटनी सब खुल जाए, सारे के सारे टॉपिक हैं। लो ये आ गया फिजिक्स, ये बॉटनी नहीं आ रहा, बहुत भारी हो रहा है। मैं हूं, हाँ अपना खौफ सब जगह है, वर्चुअल वर्ल्ड में भी है। फिजिक्स खुल गया झट्ट से, ये देख पहले केमिस्ट्री भी। नोटिस, जस्ट नोटिस तक छाप दिए भाई साहब। भाई बहुत बड़ा डेटाबेस रखा हुआ है भाई ने यार। यार बॉटनी जूलॉजी चल नहीं रहा है यार। लो 421 का खुल गया भाई, उज्जै में हूं और अपडेटेड है, अपडेटेड है। आज मैंने जो नहीं पढ़ा है ना, बस वही नहीं, आज मैंने जो पढ़ा है वही नहीं है, अब भी जो पढ़ा कर आ रहा हूं। भाई गजब है यार, ये देखो गजब है, मतलब ये है। फोटो भी छपा है रत्ना भाई, रत्ना तो कोई भी हो सकता है। चलो खैर जो भी हो, हम ये बात कहते हैं कि प्लांट्स या एनिमल कोई भी हो, लिविंग का एक कैरेक्टर होता है, दैट कैरेक्टर इज कॉल्ड एज एडाप्टेशन, या कहिए रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट। रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट से ही एडाप्टेशन आया, या फिर लाइफ के फेजेस के साथ में भी बदलना पड़ता है। वो कहावत कभी सुनी हो, बदलाव समय की मांग है। तो बदलाव समय की तो मांग हो ही सकता है, ये समय हो सकता है कहां के लिए हो, जगह के हिसाब से, या फिर समय एज वाला हो, कि एज के साथ ऑर्गेनिज्म में जो चेंज आते हो, या फिर हैबिटाट के कारण जो चेंज आते हो, ये चेंजेस कहलाते हैं प्लास्टिसिटी। ओनली द लिविंग इज हैव द एबिलिटी टू शो प्लास्टिसिटी। ये सिर्फ लिविंग में
आने वाला फिनोमेना है। वर्ड है ना, देख प्लास्टिक वर्ड ऐसे ही तो है, प्लास्टिसिटी, मोल्ड हो जाना, बदल जाना, ऐसे ही तो वर्ड है प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी का एक एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं, उसे कहेंगे हेट्रोफिली, मतलब होगा बियरिंग लीव्स ऑफ, ठीक है, किसकी लीव्स को बियर कर रहा है वो सुनिए, डिफरेंट टाइप्स। अच्छा, इन रिस्पॉन्स, डिफरेंट टाइप की लीव का आना। प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल हेट्रोफिली, और हेट्रोफिली के एग्जाम्पल इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन लाइफ फेज, कहेंगे डेवलपमेंटल हेट्रोफिली। इससे हम लोग डेवलपमेंटल हेट्रोफिली कहते हैं। और दूसरा चेंज इन हैबिटाट, अगर हैबिटाट अलग अलग हो तब भी लाइफ लीफ के फॉर्म्स अलग अलग हो सकते हैं। वी कॉल दिस एज एनवायरमेंटल हेट्रोफिली। राइट, ऐसे दो अलग अलग ऐप है, डेवलपमेंटल हेट्रोफिली और एनवायरमेंटल हेट्रोफिली। तो डेवलपमेंटल हेट्रोफिली के अंदर क्या क्या चीजें हैं, मैंने कहा ना, जुवेनाइल और वेजिटेटिव में जैसी पत्तियां थीं वो रिप्रोडक्टिव में बदल गई। अरे भाई, जुवेनाइल में फोटोसिंथेसिस ज्यादा करना है, रिप्रोडक्टिव में पत्ती कम फूल ज्यादा होते हैं ना, तो इसलिए डिफरेंस देखने को मिल गया। ऐसे एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से बना सकते हो कि पत्ती ऐसे बना ली हमने, धनिया की पत्ती बना लेते हैं, ऐसा कुछ। और इसके अलावा यहां पे क्या चेंज आया, तो बोलते कि यहां ऐसा चेंज आया कि धनिया की पत्तियां बदल गईं, ये ऐसी हो गई, पतली पतली सी। देखा है क्या कभी, जब फूल आने लगते हैं धनिये में, फूल को तोड़ लेता है आदमी, बोलता है देसी धनिया भैया ऐसे ही होता है। मैं मतलब लोगों में इतनी गंदी टेंडेंसी होती है झूठ बोलने की। चलो मैं भी फूल बना देता हूं ताकि थोड़ा सा ना रेलेवेंट लगे, लो फूल आ गए, सफेद सफेद फूल आ गए धनिया के। तो सच एग्जाम्पल्स, मैंने बोला ना, एग्जाम्पल का नाम लिया तो मैंने, कोरिएंडर, कॉटन, लार्क्स पर, तीन एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तीनों में लगभग ऐसी चीज है। ओके, और इधर एनवायरमेंटल, मतलब एनवायरमेंटल में बात आती है जब लैंड हैबिटाट में कोई हो, यानी जमीन पर, और जब सबमर्ज में चले जाए यानी पानी के अंदर, तो पत्ती के फॉर्म में डिफरेंस देखे गए। कैसे, बोला लैंड हैबिटाट पर पत्तियां ऐसी थीं, मैंने सिर्फ आइडियल एग्जाम्पल बनाया है, वो एग्जैक्ट नहीं है जैसा एनसीईआरटी में बनाए, ना मैं बना पाऊंगा, उतनी डिजाइन वाली पत्ती बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल बनाओ, समझने भर आ जाए बस, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं।
सबमर्ज मतलब डूबी हुई पत्तियां पानी से कट ना जाए, फट ना जाए, इसलिए पहले से ही कैसी हैं, कटी हुई। ऐसे के बजाय कैसी हो गई हैं, इस तरीके से, ताकि पानी उसके बीच से क्रॉस हो जाए, पत्ती को नुकसान न पहुंचे। ये हो गया चेंज। सो चेंज फॉर समथिंग गुड, कुछ अच्छे के लिए बदलाव किया जा रहा है, ठीक है, कुछ अच्छे के लिए बदलाव किया जाए, तो वैसा एग्जाम्पल यहां पर आता है। और इसमें नाम लिखते हैं हम लोग बटरकप, जिसमें साइंटिफिक नेम आता है रैननकुलस। हैं, अरे यार, बात तो तुमने सही कही, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। एन वाई, अरे यार, अब उठा के भी नहीं कर सकते। तू सही कर लेता। अभी मैं ऐसे ही सदमे में चल रहा हूं। ओके, तो उन्होंने कहा भी कि डेवलपमेंट इन प्लांट इज बिकॉज ऑफ, यानी इंक्लूडिंग बोथ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, इज अंडर द कंट्रोल ऑफ, मुझे फोकस किस पे रखना है, इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक तो पता ही है। जब ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत क्लोज वर्ड है, तो इसका मतलब फैक्टर भी काफी सेम है, बस डेवलपमेंट क्वालिटेटिव है, ग्रोथ क्वांटिटेटिव है। क्लियर? डेवलपमेंट में एक खास डिफरेंस क्या होगा कि वो क्वालिटेटिव भी होती है। ये जुड़ गया ना उसमें, सेल के टाइप को बदल दिया, क्या बदल गई, क्वालिटी। सेल का साइज बढ़ गया, क्या है, क्वांटिटी। तो डेवलपमेंट क्वालिटेटिव भी होती है, ग्रोथ सिर्फ क्या होती है, क्वांटिटेटिव। तो ये डिफरेंस है ही। अब बात ये आ रही है कि इसमें इंट्रिंसिक फैक्टर कौन से होते हैं, वो समझिए। एक होता है कन्फाइंड विद इन द सेल, सिर्फ सेल तक लिमिटेड है, विद इन द सेल, जो सेल के अंदर हो, ऐसे फैक्टर क्या हो सकते हैं, ये इसको लिख सकते हो जेनेटिक प्री डिपोजिशन, मतलब
खानदानी जो चल रहा है वैसा करेक्टर, जेनेटिक प्रीडिपोजिशन, जीनोटाइप और जीन कंस्टिट्यूशन। एक ही बात हुई ना, एक ही बात हुई। तो जीन्स जो होती हैं वो इंटरनल फैक्टर है और सेल के अंदर है, इंट्रा सेलुलर है। इंटर सेलुलर मतलब बिटवीन द सेल, बिटवीन द सेल होगा तो इसका मतलब क्या होगा, दैट इज ट्रांसलोकेटेड, जिसका क्या हो जाए, ट्रांसपोर्ट होता हो, वो इंटरसेलुलर है। और इसमें कौन आते हैं, इसमें आते हैं केमिकल सब्सटेंसेस जैसे पीजीआर, केमिकल सब्सटेंसेस, नाम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है, पीजीआरस के बारे में। ये होता है फ्री के सोर्स से भी पैसा कमा लेना। वो एक ऐप है, उसने एनसीईआरटी अपलोड कर रखी है, सब फोकट की है, उड़ा के सब अपलोड कर दी हैं, और कोई पढ़ता है तो उसके बीच में विज्ञापन देके खुद पैसा खाता है। एनसीईआरटी को 4 पैसे दे दे, नहीं, बताइए, गजब चोट्टा ही है यार। एनसी सरकार के पास फुर्सत नहीं है ना, एनसीईआरटी वगैरह सोचती है चलो किताब है जाने दो, पढ़ने के लिए बनाई है, कोई दिक्कत नहीं है। वही हमारे वाले लोगों से पूछते हैं अलग सर से, सर पायरेसी होती है, वीडियो की कॉपी होती है, ये वो ऐसा वैसा। हाँ पता है, कौन सा उनको नहीं पता है, सब पता है, उनके आदमी बैठे हुए यही देखने के लिए। उनको ये बताएंगे, हो सकता है ये चीज उनको पहले से पता हो। हाँ तो अपने कुछ कुछ बेच डाल दो, बाकियों के सारे डाल दो। नहीं, ऑनलाइन वाले बैच की कॉपी होना समझ में आती है, ऑफलाइन में से भी निपटा डाला। ये तो इट्स लाइक दैट पैरेलल ऐप चला रहा है भाई, समांतर चल रही है, जैसे हमारी ऐप चल रही है वैसे उनकी ऐप। अच्छा, वो ऐप में ऐप हो गया। हाँ वही वो बोल रहा हूँ ना। डन है। Plants follow different pathway in response to the environment or phases of life. Ability is called plasticity. Answer C. Next, which one of the following plant does not show plasticity? ये गजब है भाई, हर एक प्लांट करेगा। वो एक्चुअली किसकी बात कर रहा है, हेट्रोफिली वाले एग्जाम्पल्स की कर रहा है। देख वैसे ना, अगर तुमने कभी कटहल जैक फ्रूट का पेड़ देखा हो तो उसमें जो पत्तियां होती हैं वो एक से ज्यादा टाइप की होती हैं। क्या वो हेट्रोफिली? आंसर है नहीं।
उसकी पत्तियां कैसी होती हैं, उसमें एक पत्ती ऐसी मिलेगी तुम्हें इस तरीके की, और इसके बाजू वाली पत्ती ऐसी हो सकती है। इसे अनआइसोफिली कहते हैं। ठीक है, इसका कारण अलग है, ये उसकी टेंडेंसी अलग अलग टाइप की पत्तियां बनाना। ठीक है, हम जो हेट्रोफिली पढ़ रहे हैं वो लाइफ के साथ होने वाले चेंजेस या फिर हैबिटाट के साथ के चेंजेस हैं। ये एक ही जगह लगे एक ही समय, तो हम लोग कह रहे हैं रेनेनकुलस जब जमीन पे लगा, जब पानी में लगा, तो दोनों अलग अलग बातें हो गई ना, कि कॉटन जब बचपन में यानी जुवेनाइल था और फिर उससे किस में बदल गया, रिप्रोडक्टिव में बदल गया, अलग अलग समय की बात हो गई ना। ये एक ही जगह एक ही समय में साथ में, अनाइसोफिली। हम किसकी बात कर रहे हैं, हेट्रोफिली की, ये अनाइसोफिली है। जैक फ्रूट इज एन एग्जाम्पल, जैक फ्रूट इस तरीके का एग्जाम्पल हो सकता है। खैर, हम हेट्रोफिली बोलते हैं, क्या मेज में मिलती है, नहीं, कॉटन में है, कोरिएंडर में है, बटरकप में है। कॉटन में किसके कारण है, बोलो, डेवलपमेंट के कारण या फिर एनवायरमेंट के कारण, डेवलपमेंट के कारण। कोरिएंडर में डेवलपमेंट, बटरकप में एनवायरमेंट के, और मेज में किसी भी कारण से नहीं है। आंसर क्या होगा, ए। अच्छा, डेफिनेशन को थोड़ा सा बदल दिया, इस बार एबिलिटी वर्ड पहले डाल दिया है, इस बार एबिलिटी वर्ड पहले डाल देते हैं। टू ऑफ प्लांट्स टू फॉलो डिफरेंट पाथवेज इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, वही सेम रहना तो वही है ना। एबिलिटी इधर लिख चाहे आखिरी में लिख, होगी तो प्लास्टिसिटी। आंसर इज सी। आ गए पीजीआर्स पर, तो पीजीआर्स प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर स्मॉल कंपाउंड्स होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और कहते हैं दैट दे आर सिंपल मॉलिक्यूल्स, डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन, दे कुड बी, वन एग्जांपल है ऑक्सिन, दूसरा एग्जांपल हो सकता है साइटोकाइनिन, तीसरे चौथे पांचवें एग्जांपल के नाम, यहां हुआ ऑक्सिन एक, ये हुआ साइटोकाइनिन दो, इधर एबीए यानी एब्सिसिक एसिड तीन, एंड दिस इज जिबलिक एसिड या जीए कहते हैं इसको हम लोग, चार, और ये पांचवा है, नाम है इथाइलिन गैसियस हार्मोन। कि ऐसा कहना चाहते हैं कि दैट इनका जो भी बताया जा रहा है ये कैसे फैक्टर होंगे, इंटर सेलुलर फैक्टर्स होते हैं। इसका मतलब इनका होता है ट्रांसलोकेशन। तो पूछते ट्रांसलोकेशन कैसा होगा। अब बेटा जो हार्मोन होते हैं वो जाकर साइट ऑफ एक्शन पर खर्च हो जाते हैं, कंज्यूम, यानी लौट कर वापस नहीं आएंगे। तो ट्रांसलोकेशन इनका कैसे होने वाला है, तो मैं बोलूंगा मोस्टली यूनी डायरेक्शनल। यूनी डायरेक्शनल का दूसरा तरीका भी है लिखने का, उसको लिखूंगा मैं पोलराइज्ड, मुझसे लिखता हूं पोलराइज्ड। तो ये करेक्टर हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के। तो दीज विल बी द केसेस जिसे हम लोग यहां पे मेंशन कर रहे हैं। हमें बारी बारी से पढ़ना है। हम लोग पहले ग्रोथ हार्मोन्स को, सॉरी, हम पहले पीजीआरस को दो ग्रुप में बांटते हैं। हम क्या कहते हैं एक्चुअली कि ये जो एग्जाम्पल्स मैं लिख रहा हूं ना यहाँ पे, मैं देखता हूं ये सारे के सारे एग्जाम्पल इस तरीके के हैं जिसमें कहते हैं कि दैट मे बी अफेक्टिंग डिफरेंट प्लांट ऑर्गन्स डिफरेंटली, मतलब रूट पर अलग असर होता हो और शूट पर अलग।
फ्लावर पर अलग असर करें या कहिए लीव्स पर अलग असर करते हो और बाकी पोर्शन पर अलग। तो इस कारण से इनका इफेक्ट ऐसा हो सकता है कि जैसे मानो कोई हार्मोन है, स्टेम की हाइट बढ़ा रहा है मेन शूट की, लेकिन ब्रांचेस की लेंथ नहीं बढ़ा रहा। तो ये तो वो वाली बात हो गई, ग्रोथ बढ़ाने वाला और ग्रोथ रोकने वाला। इसलिए नाम क्या दिया जाता है? रेगुलेटर। तो तब हम दो ग्रुप बनाएंगे, एक होंगे ग्रोथ प्रमोटर जो लार्जली ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी करें, और दूसरे होंगे ग्रोथ इनिबिटर जिनका मेन काम होगा ग्रोथ रेट को रोकना या उसे कम कर देना। हमें पता होना चाहिए कि किस इवेंट को या किस चीज को, किस प्रोसेस को ग्रोथ कहेंगे और किसको इनिबिशन ऑफ ग्रोथ कहेंगे। इंडोल कंपाउंड मतलब इंडोल रिंग का नाम बोल रहे हैं, ठीक है? वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा जिससे हम लोग बनाते हैं, ऐसा कुछ। ऐसी रिंग होती है, बैलेंस करोगे तो मेरे ख्याल से आई थिंक सो यहां यहां और यहां डबल बॉन्ड आते हैं। मैं अभी बना नहीं रहा हूं, ऑक्सीजन के साथ बना देंगे जहां पे पड़ेंगे। तो रिंग का नाम है इंडोल रिंग्स। डन। हार्मोन की एक रीड कर कर आइएगा नेक्स्ट क्लास के लिए।